हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये NCERT की लेक्चर सीरीज जो है इसमें अब हम आ गए हैं अपने 19वें लेक्चर में। कक्षा 10 के अध्याय 3 पर हम लोग अभी हैं और थोड़े से अब अध्याय जो हैं धीरे धीरे जटिल होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। थोड़ा समझने में एफर्ट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमने पहले ही दिन से कहा है कि हमको इस लेक्चर सीरीज को खत्म करने की ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं। हम ऐसा तो नहीं चाहते कि 7 दिन 10 दिन में खत्म कर दे। आराम से पढ़ेंगे, पूरा समझ के पढ़ेंगे, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आपके दिमाग में रहे कि यार इसको करने के बाद NCERT में किसी तरह का कोई डाउट रह ही नहीं गया, ये आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 30 सितंबर से हमारा 2025 के लिए आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है। इसके बाद प्रतिज्ञा प्लस बैच नहीं आएगा, तो आप एजे लाइव कोड लगा के उससे जुड़ जाइए। 21,499 में आपको यह मिल जाएगा। सुविधाएं सारी आप जानते हो भाई। 3 घंटे की लाइव क्लास है, मेंटोरशिप है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं प्री और मेंस के क्वेश्चंस का समाधान है। प्री क्लियर करोगे तो सारी फीस रिफंड हो जाएगी। मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री मिलेगा। तो आप आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए अच्छे से। 2025 वाले प्री में बहुत कम दिन हैं और अगर 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको याद रखिए कि भाई हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है 2026 के लिए वो शुरू हो रहा है आपका 27 तारीख को शाम 6 बजे से। तो आप एजे लाइव कोड लगा के उससे भी 31,000 में 30,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। इसके लिए भी इंतजार मत कीजिए, 2026 के लिए भी ज्यादा समय अब बचा नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी तैयारी जल्दी से। माफ कीजिएगा, अपनी लेक्चर पे हम जाते हैं फटाफट। किधर गया, ये रहा। तो पिछली मैं आपको पढ़ा रहा था मुद्रा के बारे में। मैं आपको पढ़ा रहा था कि भाई मुद्रा में किस प्रकार से आप जानते हैं कि आधुनिक स्वरूप जो मुद्रा का है उसमें क्या होता है। मुद्रा में अपनी कोई अंतर्निहित वैल्यू नहीं है। जैसे रुपया जो है वो अपने आप में कुछ कीमती नहीं है। आपको मैंने एक नोट दिखा के एग्जांपल दिया था कि ये है तो कागज का टुकड़ा, लेकिन उस कागज के टुकड़े पर क्योंकि सरकार ने अपना समर्थन दिया हुआ है इसलिए यह कागज का टुकड़ा आपको एक आर्थिक शक्ति प्रदान करता है, वरना उसमें अपनी खुद की कोई आर्थिक शक्ति नहीं है। तो ये जो मुद्रा है ये आधुनिक मुद्रा, ये मुद्रा का आधुनिक स्वरूप है जहां पे मुद्रा में अपना कुछ खास नहीं है, लेकिन मुद्रा में अपनी कोई अंतर्निहित वैल्यू नहीं है, अंतर्निहित कीमत नहीं है। लेकिन क्या है कि क्योंकि मुद्रा पे सरकार की स्वीकार्यता है तो इस सरकारी स्वीकार्यता के कारण जो है मुद्रा जो है वो काम की मानी जाती है। तो हम लेक्चर 19 पर हैं, ठीक है। तो आधुनिक मुद्रा जो है वो क्यों काम करती है, कैसे काम करती है। आधुनिक मुद्रा काम करती है सरकारी स्वीकार्यता के कारण। एक तरह से सरकारी स्वीकार्यता के कारण कि सरकार ने जो है अपनी स्वीकार्यता प्रदान करी है। और साथ के साथ यह भी याद रखिए, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि सरकारी स्वीकार्यता प्रदान की गई है और दूसरा यह है सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि देश में हर कोई स्वीकार करेगा। यह भी याद रखिए। देखिए रुपए के साथ यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का रुपया जो है, भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान उसको लेने से इनकार नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सॉरी सर मैं आपका पेमेंट रुपए में तो नहीं लूंगा, आप डॉलर में करो या सोने में करो या चांदी में करो। कोई भी आपसे भारत में ये नहीं कह सकता। तो रुपए की क्या है, सार्वभौमिक स्वीकार्यता का कानून बनाया जाता है। ये याद रखिए, हर सरकार ये कानून बनाती है। रुपए की सार्वभौमिक स्वीकार्यता जो है ये कानूनी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि ऐसा नहीं है कि रुपए की सार्वभौमिक स्वीकार्यता जो है मर्जी है। भाई आज की तारीख में स्टडी IQ आप अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हम आपसे यह नहीं कह सकते कि हम रुपया स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपसे यह नहीं कह सकते कि आपसे हम फीस केवल डॉलर में लेंगे या फीस जो है वो हम केवल सोने के सिक्कों में लेंगे, ये नहीं कह सकते। हमें अगर भारत में धंधा करना है, भारत में बिजनेस करना है, भले ही हम एक विदेशी कंपनी क्यों ना हो, भले ही कोई विदेशी कंपनी, मान लीजिए कोका कोला जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, भारत में व्यापार करती है, वो ये नहीं कह सकती कि हम भारत के रुपए में हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो केवल डॉलर स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कह सकती। ये कानूनी तौर पे अपराध है, ये नहीं किया जा सकता। ये बात क्लियर हुई। तो ये जो है मुद्रा की भारत के अंदर सार्वभौमिक स्वीकार्यता ये भी स्पष्ट करती है। भाई इसीलिए रुपया चलता है,
इसीलिए रुपए की महत्ता है, इसीलिए रुपया उपयोगी है। आपको पता है अगर आपकी जेब में रुपया है तो भारत के अंदर कहीं भी छोटे से छोटा सड़क किनारे ठेला लगाने वाले से लेकर बड़े से बड़ा शोरूम वाला आपको जो है सेवा प्रदान करेगा, आपको वस्तु प्रदान करेगा जो आपको चाहिए। यह बात क्लियर है, क्योंकि रुपए को वो स्वीकार करेगा, वो इनकार नहीं कर सकता। यह बात क्लियर हो गई। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। ये ऐसा याद कि ये कानून है, ये कानूनी तौर पे है। कोई भी प्रतिष्ठान भारत के अंदर आपसे इनकार नहीं कर सकता कि हम रुपए को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, आपके पास जितने भी पैसे हैं क्या वो सारे आपने अपने घर पे रखे हुए हैं? भाई आपके पास मान लीजिए कुल मिला के, आप तो चलिए विद्यार्थी, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, पर आपके माता पिता के पास, परिजनों के पास भाई जितने भी पैसे हैं क्या सारे आपके घर पे रुपए में मुद्रा के तौर पे ही रखे हुए हैं? नहीं ना यार, मतलब घर पे तो क्या मतलब, क्या मेरे पर्स में इस टाइम के 1000 रुपए होंगे कुल मिला के? क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास 1000 रुपए ही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे जो बाकी पैसे हैं वो कहां हैं? वो मेरे बैंक में जमा है। भाई हम सबके साथ यही तो होता है कि हमारे पास जो धनराशि है वो सारी धनराशि को हम नकद में मुद्रा के तौर पे तो रखते नहीं है, क्योंकि मुद्रा के तौर पे रखना अपने आप में खतरनाक भी है और भाई असुविधाजनक भी है। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, अब 10 लाख रुपए आप मुद्रा बना के अपने घर में रखोगे तो चोरी डकैती का खतरा है, और दूसरा कितनी दिक्कत भी है यार, आप कैसे उसको मैनेज करोगे? तो इसके लिए क्या है, लोग मुद्रा बैंकों के में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। तो भाई लोगों को, आपको रोजमर्रा के कामकाज के लिए क्या, जैसे मैंने बताया ना, मेरे वॉलेट में क्या 1000 रुपए होंगे, रोजमर्रा के कामकाज के लिए मुझे 1000 रुपए तक की जरूरत पड़ेगी। और आजकल तो वो भी जरूरत नहीं है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इन सब के जरिए आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप जो है कुछ करेंसी आप अपने पास रखते हो, बाकी आप बैंक में रखते हो। तो हर महीने के आखिर में मजदूरों के पास जो अतिरिक्त नकद होता है वो इसे अपने बैंक के नाम पे खाता खोल के जमा कर देते हैं। बैंक ये पैसा रखते हैं और इस पर इंटरेस्ट देते हैं, सूद देते हैं, ब्याज देते हैं। ये हमको पता है, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है। इस तरह लोगों का धन जो है बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को जैसे जैसे आवश्यकता होती है वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, और बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। यह मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, बैंकों में आप जब अपना पैसा रखते हैं, आपको बैंकिंग का मॉडल तो बेसिक पता ही है ना, कि बैंक क्या करते हैं। भाई मान लीजिए व्यक्ति 1 है, 2 व्यक्ति हैं, क्या हुआ? हां, मान लीजिए व्यक्ति 1 है, इसने अपना पैसा बैंक को दिया, ठीक है? तो बैंक क्या करता है, पैसा ले लेता है और उस पैसे को पर जो है थोड़ा सा, मान लो 3.5%, 4% ब्याज इस व्यक्ति को दे देता है। इसने 100 रुपए बैंक को दिए, व्यक्ति 1 ने क्या किया, 100 रुपए बैंक को दिए, तो 1 वर्ष बाद ये बैंक उसके पैसे को 104 रुपए कर देगा, 4% ब्याज दे रहा है। तो बैंक एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। बैंक कैसे कमाता है? बैंक ऐसे कमाता है कि बैंक इस पैसे को किसी व्यक्ति 2 को ऋण दे देता है। भाई देखो, समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, और ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है। ये बात सही है, याद रखिएगा, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास अतिरिक्त पैसा है, वो मैं बैंक में डाल रहा हूं, जो कि मैं डालता हूं। पे हर महीने मेरे को स्टडी आईक्यू से जो तनख्वाह आती है, मैं सारी थोड़ा ना खत्म कर देता हूं। जो मेरे पास बचता है वो पैसा बैंक में रहता है, यानी कि मेरे पास अतिरिक्त पैसा है। और ये भी तो मैं तो जबकि भाई बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन सोचिए ये संभव है कि मुकेश अंबानी उस बैंक से लोन ले रहे हूं। तो ये क्या होता है, ये इसका अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं है, इसका आपके व्यवसाय से भी संबंध होता है, आपकी जीवन की परिस्थितियों से संबंध होता है कि भाई मुकेश अंबानी साहब को एक कोई बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है। उस बहुत बड़ी कंपनी के लिए मुकेश अंबानी क्या कर सकते हैं, बैंक से ऋण मांग सकते हैं। भाई उनको भी तो चाहिए होता है निवेश। तो हो सकता है जो पैसे मैंने जमा किए अतुल जैन ने बैंक में, वो मुकेश अंबानी के पास जा रहे हो ऋण के तौर पे। बस बैंक क्या करता है, इस व्यक्ति से ज्यादा पैसा लेता है। आपने देखा होगा ना, जो आपका पैसा बैंक में जमा है, बैंक उस पर कितना ब्याज देता है, 4%, 3%, 3.5%। लेकिन अगर उसी बैंक से आप लोन लेने जाओ तो बैंक आपसे कितना ब्याज मांगेगा, 10%, 12% मांगता है कि नहीं मांगता? तो इससे मान लो बैंक 10% ब्याज ले रहा है, ठीक है? तो ये जो बीच का 6% है, ये बैंक का लाभ होता है, बैंक की बचत होती है। बैंक उसमें, अब बैंक के खर्चे भी तो हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीद रखी है बैंक ने, इतना स्टाफ रखा हुआ है, वो सब खर्चे यहां से निकलते हैं। तो इस तरह से बैंक अपना काम चलाता है, ठीक है? अब बैंक में जो जमा होते हैं वो होते हैं 2 तरह के।
आपकी किताब में केवल मांग जमा दिया हुआ है, लेकिन केवल मांग जमा समझाना में मजा नहीं आएगा, दोनों बता देता हूं। एक होता है मांग जमा और दूसरा होता है अवधि जमा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि व्यक्ति जब चाहे निकाल सकता है। मैं आपको समझाता हूं, जब चाहे धन निकासी कर सकता है। ठीक है, तो मांग जमा क्या होता है कि भाई जैसे मैंने अपना एक अकाउंट खोला, ठीक है, मेरे पास जो मेरे को तनख्वाह मिलती है स्टडी आईक्यू से, उसमें से जो पैसे बच जाते हैं वो मान लो मेरे घर के पास आईसीआईसीआई बैंक है, मैंने वहां पे अपना अकाउंट खोल रखा है, वहां मैं पैसा जमा करता हूं। मेरा जब दिल करेगा मैं जाके आईसीआईसीआई बैंक से अपना पैसा मांग सकता हूं। आईसीआईसीआई बैंक वाले मेरे को मना कर सकते हैं कि नहीं आपको आज नहीं देंगे, आप अगले महीने आना। मेरा मन करेगा तो मैं आज निकाल लाऊंगा सारे पैसे, भले ही उसमें मेरे 1 लाख रुपए क्यों ना हो, मैं आज जाके सारे निकाल लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक मेरे को मना नहीं कर सकता। यानी कि ग्राहक जब चाहे पैसा निकाल सकता है। यह बात क्लियर हो गई। तो इसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, कि व्यक्ति की मांग पर बैंक को किसी भी समय वो पैसा देना पड़ेगा। अवधि जमा क्या होता है? एफडी का नाम सुना है? एफडी क्या होती है? आपने कर दी 5 साल की एफडी, करी होंगी आप में से कई लोगों ने, या आपके परिवार वाले करते होंगे। एफडी क्या होता है? भैया अब मेरे पैसे 5 साल के लिए फंस गए, 5 साल बाद बैंक देगा मुझे, लेकिन 5 साल के पहले बैंक मुझे ये पैसे नहीं देगा। अगर मैं कल चला जाऊं बैंक और बैंक से कहूं कि यार ये जो मेरी एफडी है इसके पैसे मुझे वापस कर दो, बैंक कह देगा नहीं भैया नहीं मिलेंगे, 5 साल पूरे होंगे तब मिलेंगे। तो अवधि जमा में क्या है? एक निश्चित अवधि के पूरे होने पर ही पैसा मिलेगा, और अगर पहले आप लोगे पैसा तो आप पे दंड लगेगा। आपको जो ब्याज मिला होगा बैंक उसे काट लेगा, बहुत सारा आप पे दंड लगा देगा। ठीक है, तो निश्चित अवधि पूरी होने पर पैसा मिलेगा। ये 2 तरह के जमा होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो, अब आपको एक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अभी पकड़ के रखो, याद रखो, इस पे वापस आएंगे अभी कुछ देर में। आपकी किताब में आगे आपको एक चीज पढ़ाई गई है, तो इस पर वापस आएंगे हम थोड़ी देर बाद, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा, मांग जमा जो है, भाई आप कह रहे हो कि भाई मैं अपना पेमेंट जो है कैश से करता हूं, मैं अपना पेमेंट जो है वो नकद से करता हूं, लेकिन नकद के अलावा आप अपना पेमेंट चेक से भी तो कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से भी तो कर सकते हो। आजकल ऐसा भी तो होता है कि आपने किसी को सामान लिया, आपने जो है एक चेक से पेमेंट कर दिया। जैसे यहां पे आपकी किताब में एग्जांपल दिया है कि भाई किसी ने प्रेम कुमार जी को 57,000 रुपए का चेक दे दिया। अब ये चेक मुद्रा तो नहीं है, ये चेक क्या है? आपकी मांग जमा है। चेक क्या दिखाता है? चेक मतलब आप एक ऑथराइजेशन लेटर दे रहे हो, पत्र दे रहे हो कि भाई ये जो है इस व्यक्ति को मेरे अकाउंट से निकालकर, मेरी मांग जमा से निकालकर 57,000 रुपए इसकी मांग जमा में डाल दिए जाएं। तो यह भी एक प्रकार का मुद्रा का प्रारूप माना जाता है। यह बात क्लियर हो गई? तो भाई ये एक तरह का मुद्रा का प्रारूप है, इसको आप समझ सकते हो। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसको भी मुद्रा माना जाता है, क्योंकि भाई सही बात है ना, आप कैश कहां कैरी करते बैठोगे हर जगह। तो कई बार आपके पास कोई व्यक्ति आया पेमेंट लेने के लिए, आप उसे चेक दे देते हो। भाई आप जैसे, मुझे याद है मैंने आज से 3 साल पहले गाड़ी खरीदी थी। अब गाड़ी कोई छोटी चीज तो है नहीं यार, मैंने अपनी जो पहले वाली गाड़ी थी वो बदल के नई गाड़ी ली। अब गाड़ी का पेमेंट जो है वो लाखों का पेमेंट था, वो थोड़ा ना मैं कैश की गड्डियां देता उस आदमी को, तो मैंने चेक बना के दे दिया उस व्यक्ति को। वो चेक जो है अगले दिन कैश हो गया, उसने निकाल लिया मेरे अकाउंट से पैसा। तो मैंने जो ट्रांजैक्शन किया वो चेक के माध्यम से किया। चेक को भी मुद्रा माना जाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मांग जमाओं पर को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे भी मुद्रा समझा जाता है। तो यह याद रखिए कि मांग जमा जो होता है आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में, मांग जमा को भी मुद्रा माना जाता है। कई बार यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है और आपको सुनने में और लगेगा ना, मांग जमा मुद्रा कैसे हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि मांग जमा को मुद्रा माना जाता है, तो मुद्रा माना जाता है, बात खत्म। ठीक है, तो आधुनिक समाज में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं के कारण मांग जमा को भी आप मुद्रा जैसा ही ट्रीट करते हो, मुद्रा ही समझते हो। यह बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, यह आपकी पुस्तक में साफ साफ तौर पर लिखी है। ठीक है जी, ये आपकी किताब में लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो बैंकों की भूमिका आपको पता है कि भाई मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। यह बात क्लियर है। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज पर, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। तो बैंक जनता का धन जो है वो जमा खातों में स्वीकार करते हैं, उसका क्या करते हैं आपको मैंने बताया। देखिए यहां पर ये वही जो मैंने बनाया वही ग्राफिक यहां पर है कि इन लोगों ने अपना पैसा बैंकों में जमा किया, बैंकों ने क्या किया, कर्जदारों को, बहुत सारे लोगों को ये ऋण दे दिया, ये लोग बैंक को पैसा वापस दे रहे हैं और बैंक लोगों को अपना पैसा वापस दे रहा है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है बेटा कि जो, अब देखिए बैंक, इसको अब एक बार बैंक का कॉम्प्लिकेशन समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक में 100 रुपए जो है वो जमा किए, व्यक्ति ए ने अपने 100 रुपए बैंक को दिए और बैंक को पैसा देना है व्यक्ति बी को। ठीक है, तो एक तो सरकार ने ऐसे नियम बनाए हुए हैं, आरबीआई ने, जो बैंकों का एक तरह से नियामक होता है, बैंकों के लिए नियम बनाता है, उसने ऐसे नियम बनाए हैं कि बैंक सारा पैसा नहीं दे सकता ऋण में, थोड़ा सा पैसा उसको अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे आपकी पुस्तक में 15% के आसपास दिया है अलग अलग तरीकों से, तो लगभग 15% जो है बैंक अपने पास रखेगा। यानी कि अगर मैं जाके 100 रुपए बैंक में जमा कर रहा हूं तो बैंक उसमें से केवल 85 रुपए ही ऋण के तौर पे दे पाएगा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, एक बार यही केस ले लेते हैं। तो मैं भाई मान लीजिए मैं हूं व्यक्ति ए, ठीक है, मैंने अपने 100 रुपए बैंक में जमा किए, बैंक ने क्या किया, इनमें से 85 रुपए जो हैं वो व्यक्ति बी को ऋण दे दिया और ये ऋण मान लो 5 साल का है। अब मान लो कल मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक वापस जाऊंगा, मैं बैंक से बोलूंगा लाओ मेरे 100 रुपए। अब ये तो मांग जमा है, मांग जमा का पहला सिद्धांत हमने क्या देखा था, व्यक्ति जब चाहे पैसा निकाल सकता है। तो मैं बैंक पहुंच गया, मैंने बैंक से कहा कि लाओ मेरे पैसे वापस, पर बैंक ने तो मेरे पैसे इस व्यक्ति बी को ऋण में दे दिए, बैंक के पास तो बचे ही नहीं, बैंक के पास तो 15 रुपए हैं केवल, बाकी 85 रुपए तो उसने बी को दे रखे हैं। अब बी तो अपने टाइम पे देगा ना भैया, बी से आप थोड़ा ना कहोगे लाओ भैया अपना लोन जल्दी चुका दो, बी से तो आप ये नहीं कहोगे, बी का तो जब मन करेगा वो तब देगा, उसकी इच्छा है। उसके बाद 3 साल 5 साल का लोन लिया है उसने, तो वो तो आराम से देगा। तो बैंक मेरे पैसे कहां से लाके देगा, ये गैप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा समझाता हूं कि मैंने, व्यक्ति ए ने 100 रुपए बैंक में जमा किए, ये मांग जमा है, मैं जब चाहूं निकाल लूं। बैंक ने 15 रुपए अपने पास रख के 85 रुपए बी को दे दिए, लोन में 5 साल का लोन दे दिया बी को, बैंक देता है 5-5 साल का, 20-20 साल का लोन देता है, हम जानते हैं इस बात को। अब ये तो व्यक्ति ए का पैसा जो है ये तो मांग जमा है, व्यक्ति ए अगले दिन पहुंच गया कि यार मेरे को जरूरत है, लाओ मेरे 100 रुपए वापस, पर बैंक तो 85 रुपए बी को दे चुका, बैंक कहां से लाएगा। तो बेटा बैंकिंग के मॉडल में क्या होता है, यह चलता है अनुमान पे, ये बात, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है और इसमें क्या होता है, यह चलता है अनुमान पे। तो बैंक में इसका सॉल्यूशन क्या है, बैंक के पास कोई एक कस्टमर थोड़ा ना होता है, बैंक के पास लाखों करोड़ों कस्टमर होते हैं। तो बैंक यह मान के चलता है कि किसी एक दिन भाई हमारे पास मान लो टोटल 10 लाख कस्टमर हैं, किसी एक दिन उनमें से 1-2% लोग ही अपना सारा पैसा निकालने आएंगे, बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग अपना पैसा जो है वो बैंक में रखते हैं और फिर उसको रोज रोज नहीं निकालते, या उसमें से सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते। भाई जैसे आपने भी अपने परिवार में देखा होगा ना, मेरा भी जो पैसा बैंक में है, थोड़ा ना मैं आज जाके रोज सारा पैसा निकाल लाता हूं, डाल रखा है यार, कभी नीड होगी तो निकालूंगा। तो नीड तो साल 2 साल में ऐसी एक बार आती है ना, बात सही है। तो ऐसे एक दिन में 1-2% लोगों की ही ऐसी आवश्यकता आती होगी जो सारा पैसा या ज्यादा पैसा निकालते हो। तो 98% 97% लोग अपना पैसा शांति से बैंक में ही रखते हैं। तो इसीलिए बैंक का मॉडल चलता ही इसलिए है। मान लीजिए किसी एक दिन सारे लोग बैंक पहुंच जाएं, मान लो एक बैंक है, बैंक के पास 100 कस्टमर थे, सारे पहुंच गए कि लाओ हमारा पैसा वापस लाओ। सब लोग अगर पहुंच गए तो क्या होगा, बैंक के पास पैसा होगा नहीं, बैंक नहीं दे पाएगा, बैंक बर्बाद हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि बैंक के पास वास्तविकता में इतना पैसा नहीं होता कि वो सबका पैसा चुका पाए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो आपने कभी देखा होगा इसलिए कि जब भी किसी बैंक में ऐसे घोटाले की खबर आती है, ठीक है, किसी बैंक में घोटाले की खबर आती है, एक पीएमसी बैंक था उसमें घोटाले की खबर आई थी, ठीक है, यस बैंक में घोटाले की खबर आई थी एक बार, तो क्या होता है, सरकार हमेशा पहला काम क्या करती है, उससे पैसा निकालने पर प्रतिबंध लगा देती है कुछ दिनों के लिए।
कि यार कि आप रोज के 2,000 रुपए ही निकाल सकते हो, क्योंकि लॉजिक से सोचो, जिस बैंक में तुम्हारे पैसे रखे हैं, अगर वहां पे घोटाले की खबर आ जाए, तुम पहला काम क्या करोगे? जो भी काम धंधा कर रहे हो छोड़ के सबसे पहले जाके बैंक से अपने सारे पैसे निकाल लाओगे कि यार मेरे पैसे डूब ना जाएं। तो सब लोग ऐसे पहुंच गए अगर बैंक से पैसे निकालने, तो बैंक ना डूबता हो तो भी डूब जाए, क्योंकि बैंक के पास तो पैसे है ही नहीं ना सारे, बाकी तो उसने लोन में दे रखे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि बैंक आमतौर पे इसी अजम्पशन पे काम करता है कि कुछ ही लोगों को रोजाना सारे पैसे की आवश्यकता होगी, कुछ ही लोगों को होगा ऐसा, है ना, कुछ ही लोगों को ऐसी आवश्यकता होगी। इसीलिए आप देखोगे कि बैंक जो होते हैं वो सेविंग्स अकाउंट पे बड़ा फोकस करते हैं। जैसे मान लो आप अपनी कंपनी का करंट अकाउंट खुलवाने जाओ, करंट अकाउंट बिजनेस के होते हैं जो रोज रोज काफी पैसे निकालते हैं। बैंक वाले करंट अकाउंट में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते, वो आप पे कहेंगे सर अपनी फैमिली के लोगों का प्लीज सेविंग अकाउंट भी खुलवा दो आप। सेविंग अकाउंट बैंक चाहते हैं, उनको पता है जो घर परिवार वाले लोग हैं उनके जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसमें से वो रोज रोज पैसे निकालते नहीं है। वो ऐसे कस्टमर हैं कि लंबे समय तक बैंक, जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा यार जो पहली नौकरी में बैंक अकाउंट खुला था वो आज तक है ना, कितने साल हो गए उस बात को, नहीं बदला मैंने, ठीक चल रहा है, क्यों मैं निकालूंगा, क्यों मैं उसको बंद करूंगा, चल रहा है यार वो अकाउंट। बाद में दूसरी नौकरी में दूसरे बैंक में एक और अकाउंट खुल गया, लेकिन पहले वाले को मैंने कहां बंद किया, वो चल रहा है। तो इसलिए बैंक अक्सर ऐसे कस्टमर को पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और है जो आपकी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन उसका थोड़ा आगे पढ़ाता हूं, इसीलिए मुझे लेक्चर थोड़े ज्यादा लग रहे हैं कि कई बार मैं काफी सारा लेक्चर एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाने में लगा देता हूं। आप ये भी देखोगे कि बैंक जो है, आपके हिसाब से बैंक जो है वो अवधि जमा को प्रिफर करेगा या मांग जमा को? क्या लगता है? आप जब मांग जमा करते हो तो बैंक आपको 3-4% ब्याज देता है, लेकिन जब आप एफडी करते हो तो बैंक आपको 7, 7.5, 8% भी इंटरेस्ट दे देता है। यानी कि बैंक चाहता है कि आप अवधि जमा करो, बैंक आपको एनकरेज करता है कि सर एफडी करा लो प्लीज। क्यों? क्योंकि एफडी में ये वाली प्रॉब्लम बैंक की सॉल्व हो जाती है। बैंक को पता है कि इस आदमी ने एफडी करा दी, एफडी का पैसा तो मांगने आ ही नहीं सकता ना भाई, बैंक का खतरा कम हो गया कि नहीं हो गया? आपने एफडी करा दी 5 साल की, अब तो आप जा ही नहीं सकते, उसको पता है 5 साल आएगा ही नहीं पैसा निकालने ये, तो बैंक खुल के आसानी से उस पैसे को ऋण में दे सकता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये चीज जो है, ये सिंपल सा बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, आगे आगे फिर आएगा, लेकिन अभी जो है इस किताब में थोड़ा सा मेंशन हुआ तो मुझे लगा आपको समझा दूं। जितना समझते जाएंगे उतना फायदा होता जाएगा। ठीक है जी? तो आपको मैंने बताया ना बैंक की आय का स्रोत क्या है, जो कर्जदार ब्याज देता है और जितना बैंक ब्याज देता है उनके बीच का जो अंतर है, ये बैंक की आय का स्रोत है। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं साख पर। कितना समय है हमारे पास? हाँ, अभी तो है थोड़ा, 10 मिनट के आसपास है, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां पर हमें ऋण का प्रयोग करना होता है। ऋण क्या होता है? एक सहमति है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ठीक है, अब भाई देखो क्या होता है इसमें, यहां पे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। देखो, ऋण की आवश्यकता जीवन में बहुत सारे लोगों को पड़ती है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े बड़े उद्योगपति भी जो होते हैं उनके भी सारे बिजनेस जो हैं वो डेट में ही चलते हैं, ऋण में ही चलते हैं। मैं आपको सिंपल सा बिजनेस का एग्जांपल देता हूं। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने में, देखो बिजनेस में क्या होता है, कोई भी व्यापार हो, चाहे वो कृषि ही क्यों ना हो, किसी भी धंधे में आपको पहले निवेश करना पड़ता है, कमाई बाद में शुरू होती है। अगर आप स्टडी आईक्यू का भी एग्जांपल लें, ठीक है, स्टडी आईक्यू, भाई अब तो आप बहुत सारे बच्चे बैच खरीदते हैं, चलिए अब जो है स्टडी आईक्यू अपनी कमाई से अपना खर्चा निकाल सकता है। लेकिन जब शुरू किया होगा, सोच के देखिए, जब पहली बार किसी ने स्टडी आईक्यू शुरू किया होगा, पहली बार भाई कुछ स्टाफ रखा होगा, एक ऑफिस लिया होगा और जो है पहले वीडियो बनाए होंगे, डाले होंगे वीडियो, सब में खर्चा होता है। हो सकता है 2-3 टीचर भी रखे हों, जो फाउंडर था वो खुद भी पढ़ा रहा होगा, साथ में 1-2 टीचर और भी रखे होंगे। वो टीचर तो फ्री में नहीं आए होंगे, उन टीचरों ने तो तनख्वाह मांगी होगी कि भाई मेरे को तनख्वाह चाहिए, कितनी भी कम मांगी हो पर कुछ तो तनख्वाह मांगी होगी, वो तनख्वाह आपको देनी है। पर क्या आपको लगता है कि पहले महीने, 2 महीने, 5 महीने में एक भी बच्चे ने कोई पेड कोर्स लिया होगा? एक भी बच्चे ने एक पैसा भी दिया होगा? यूट्यूब पे फ्री लेक्चर आ रहे थे, लोग देख रहे थे उनको, ठीक है। फिर जब 5-6 महीने, तो पहले 5-6 महीने या साल भर या हो सकता है 2 साल केवल निवेश करना पड़ा होगा। निवेश करते गए और टीचर लाए और टीम बढ़ाई,
ठीक है, अब ये टीम बढ़ती गई तो आप जो है उसके बाद YouTube पे आप और लेक्चर डालते गए, आप प्रसिद्ध होते गए। भाई प्रसिद्ध होने के बाद फिर बच्चों को लगा कि हाँ यार अब ये कोर्स लाएंगे तो अच्छा होगा। जब ये कोर्स लेकर आए तो उसके बाद लोगों ने खरीदा, फिर वहां से कमाई होनी शुरू हुई। उसमें भी शुरू में तो क्या कितना पहला बैच लाए होंगे, क्या 10 बच्चे जुड़े होंगे खाली, बात सही है कि नहीं। अब 10 बच्चों ने क्या, अगर मान लो उस टाइम पे फीस 20,000 रुपए रही होगी तो 2 लाख रुपए आए केवल। आपको लगता है 10 टीचरों की तनख्वाह और ऑफिस का किराया ये सब इसमें हो जाएगा? नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि इस बात को समझिए, किसी भी व्यापार में शुरुआत में जो खर्चे होते हैं उनके अनुपात में आय नहीं होती। कोई भी व्यापार हो, किसी भी व्यापार का आप आमतौर पे देखेंगे ग्राफ ऐसे ही होता है। शुरुआत में आपके, अगर मैं यहां पर इसको मैं बोलूं काले इंक से अगर मैं खर्चे ड्रॉ करूं तो खर्चा आपका पहले दिन से शुरू हो जाता है और बढ़ता है आगे। खर्चा आपका पहले दिन से है और बढ़ता रहेगा, ठीक है। और अगर मैं आय की बात करूं, एक बार कलर चेंज करके, आप ये क्या है, ये खर्च है, किसी भी व्यापार में आपका खर्च है। और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये लाल इंक से जो बना है ये आय है, तो आय तो यार आपकी बहुत समय तक शून्य रहती है ना। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? कलर क्यों नहीं बदला इसका? हां जी, तो आय तो आपकी यार बड़े समय तक शून्य रहती है, फिर आय होनी शुरू होती है, वो भी थोड़ी 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 थोड़ी, और आगे जाके हो सकता है कि आय और खर्च आपके मिलने शुरू हो जाएं। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यह आपकी आय होती है। पर पॉइंट यह है कि इतने लंबे समय तक, यहां तक आपकी आय जो है आपके खर्च से कम है। खर्चा वादा कर रहे हो, कमा कम रहे हो, चलता कहते हैं। यहां पे आपको या तो निवेश लगता है, कंपनियां जो हम कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट रेज कर रही हैं, या फिर आपको ऋण लगता है। भाई चलिए, कंपनी है, कंपनी को तो इन्वेस्टर मिल जाएगा, लेकिन कोई छोटा दुकानदार है उसको थोड़ा ना इन्वेस्टर मिल जाएगा, कोई किसान है उसको थोड़ा ना इन्वेस्टर मिल जाएगा। उसको क्या करना पड़ता है, इस चीज के लिए ऋण लेना पड़ता है। ये वाला जो आपका गैप होता है, खर्चे और आय के बीच का गैप जो होता है, इसकी परिपूर्णता कैसे आती है? ऋण से आती है। अब भाई किसान को भी आप देख लो, अगर मैं यही चीज किसान के साथ भी करूं, मान लो कि भाई किसान है, किसान फसल जिस दिन बोता है उस दिन से खर्चा शुरू हो जाता है। खर्चा आपका पहले दिन से है और लगातार होता रहेगा। आप ये मान लो, आय कब होगी किसान की? शुरू में तो कोई आय नहीं है, जब फसल कट के बिकती है यहां पर आय होती है किसान की। हो सकता है लाभ भी हो जाए, लेकिन यहां पे काम कैसे चल रहा है, बात समझ रहे हो कि नहीं? यहां पर तो केवल खर्च है ना, आय यहां पे है। तो ये वाला जो परिपूर्णता आती है, ये वाला जो काम पूरा होता है, ये ऋण से होता है। तो ऋण जो है बहुत आवश्यक है। ऋण के बिना उद्योग धंधे, काम धंधे जो हैं, आर्थिक गतिविधियां जो हैं, वो आसानी से नहीं हो सकती। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर इन्होंने ऐसे ही बताया, एक जूते का व्यापारी है, उसको 3000 जूतों का ऑर्डर मिला, लेकिन उतना उसके पास माल नहीं है, संसाधन नहीं है। तो कई बार वो क्या करता है, वो एडवांस भी ले लेता है। भाई जो व्यापारी जिसने ऑर्डर दिया है उससे आप पेमेंट ऑर्डर मिलने के बाद लोगे वैसे तो, लेकिन आप उससे ही कह देते हो कि सर थोड़ा सा एडवांस दे दो, वो एडवांस दे देता है। ये भी एक तरह का ऋण है, और जो है उसके जरिए आप ऑर्डर बनाते हो और बाकी पेमेंट बाद में ले लेते हो। या फिर यहां पर एक किसान का बताया है उसने कि महंगी कीटनाशक दवाएं वगैरह वो छिड़कने के लिए कर्ज लेती है। अच्छा, इसमें रिस्क भी होता है। आपने कर्ज लिया, जैसे कृषि में क्या होता है, इतने सारे किसानों की आत्महत्या की खबरें क्यों आती हैं? किसान ने ऋण लिया, फसल, यार फसल तो जुआ है ना यार, फसल की आप गारंटी ले सकते हो जाएगी। आप में से कई लोग किसान परिवार के बच्चे होंगे, आप जानते हो यार फसल तो एक तरह का जुआ है यार, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। भाई फसल खराब भी हो जाती है, बारिश कम हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, कीड़ा लग गया फसल में, अंधड़ आ गया, ये सब चीजें हो जाती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। तो अब आपके आखिर में भी आय नहीं हुई तो आप ऋण चुकाओगे कहां से? तो ये जो है ऋण की प्रक्रिया होती है, लेकिन ऋण जो है वो आमतौर पर आवश्यक होता है। तो आपको मैंने बताया, देखिए जैसे कि आगत के खरीदने और फसल की बिक्री होने में 3-4 महीने का गैप होता है, तो इस समय काम चलाने के लिए आपको ऋण लगता है। ऐसे ही जो है, अगर आप फसल खराब हो जाती है तो आप इस ऋण को चुका नहीं पाते और आप एक ऋण के जाल में फंस जाते हो, जिसके कारण, जैसे यहां पे क्या एग्जांपल है, बहुत सारे किसानों की कहानियां हैं, मुंशी प्रेमचंद ने बड़ी कहानियां लिखी हैं इस पर कि यार आप क्या करते हो, आपने ऋण लिया, आपने फसल उगाई, फसल बर्बाद हो गई। अब क्या करोगे आप? आपको ऋण तो चुकाना है, तो इस ऋण को चुकाने के लिए आप अपनी जमीन का ही एक टुकड़ा बेच देते हो। तो बहुत सारे किसान जिनके पास इतनी जमीन थी वो कम होते 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 कम होती चली गई, क्योंकि लगातार सूखा पड़ता गया, लगातार बारिश इत्यादि की सुविधा नहीं रही, और ऋण जो लिया गया था उसको चुकाने के लिए आपको बार बार जो है अपनी जमीन को बेचना पड़ा। तो ये चीजें जो हैं आपको होती हैं।
ये बात समझ में आ गई। तो भाई इसमें क्या होता है, अब ऋण आवश्यक है लेकिन खतरनाक है, इस बात को याद रखिए। ऋण जो है आवश्यक है। एक चीज आपकी किताब में नहीं लिखी हुई जो हमको समझने की आवश्यकता है, तो ऋण के साथ जो है, ऋण के साथ कई बार एक ऋण का चक्र भी आ जाता है। एक ऋण के चक्र में आ जाते हैं आप। उससे क्या होता है, आपने ऋण लिया है, लेकिन ऋण से आपका, ऋण के बाद भी आपका जब उत्पादन है वो अच्छा नहीं होता, तो आपका जो संसाधन है वही अपने आप में घट जाता है। ठीक है, और फिर आपके पास काम नहीं चलता, आप और नया ऋण लेते हो। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी निरंतर चलती चली जाती है, ऐसा होता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में एक चीज और देखी गई है कि एक ऋण को लेकर एक कुरीति अटैच्ड है। देखिए, ऋण का प्रयोग अगर आप उत्पादन के लिए ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मेरे पास आए, मतलब आना मत, एग्जांपल दे रहा हूं केवल। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर मेरी इनकम जो है 8,000 रुपए है, पर मेरे खर्चे 10,000 के हैं, आप मुझे 2,000 रुपए ऋण दे दोगे? अब यार चलो, आप मेरे मित्र हो, जो भी हो, मैं आपको एक आध बार तो दे दूंगा, एक बार दे दूंगा, अब अगले महीने फिर आ गए, मैं आपको फिर दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं। अब जब आप तीसरी बार मेरे पास आओगे तो मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा यार ये कैसा ऋण है भाई, इसको तुम चुकाओगे कैसे? तो और भाई मतलब तुम जितनी तुम्हारी आय है उतने में जीना सीखो यार, या फिर अपनी आय बढ़ाओ, दोनों में से कोई तो काम करो। या तो अपनी आय बढ़ाओ, या फिर भैया जितने पैसे कमाते हो उतने में ही जियो भाई, अतिरिक्त खर्चे कर क्यों रहे हो? लेकिन दूसरी ओर आप अगर आते हो मेरे पास कि सर मुझे एक दुकान खोलनी है, एक व्यापार करना है, उसके लिए ऋण चाहिए, आप दोगे क्या? तो शायद मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपनी आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो जिससे आपकी आय बढ़े या जिससे आपकी आर्थिक प्रगति हो, ऐसा ऋण तो अच्छा ऋण है। लेकिन यह भी कई बार देखा गया है, गांव देहात में क्या होता है, लोग ऋण लेते हैं और उस ऋण का उपभोग कर लेते हैं, ऋण का प्रयोग कर लेते हैं उपभोग में, यानी कि बच्चों की शानदार शादियां करते हैं। ये देखा गया, गांव में गरीब किसान है, बेटे की शादी थी, बेटी की शादी थी, पूरे गांव को भोज दिया गया, जबरदस्त खाना पीना किया गया, और उसमें जो है वो गांव, जो किसान जो था वो कर्ज में चला गया। इस ऋण का कोई फायदा है क्या? तो ऋण को लेकर याद रखिए कि ऋण अगर किसी प्रकार की आर्थिक तरक्की के लिए लिया गया है, या जैसे शिक्षा के लिए लिया, तो समझ में आता है कि बच्चा कॉलेज जा रहा है, उसके लिए ऋण लिया, समझ में आता है, कॉलेज जाएगा, अच्छा काम धंधा करेगा, पैसे कमाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऋण जो है वो केवल अपने उपभोग के लिए लिया गया है, तो वो कई बार आपको दुष्चक्र की ओर धकेलता है, वो कुरीति की ओर भी जाता है। तो ये उपभोग के लिए ऋण जो लिया गया है, ये अच्छा नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलो टाइम भी हो गया हमारा। आज भी हमने किताब के अंदर की चीजें कम करी, किताब के बाहर की थोड़ी ज्यादा कर ली, कोई बात नहीं। मैं मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं चाहता हूं आपको समझ में आ जाए सब यार, इसके बाद आपका चक्कर खत्म हो जाए कि एनसीईआरटी कैसे करनी है, क्या करनी है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हम तब भी जो है कोशिश करेंगे कि आपको सब पढ़ा दें। फिर से एक बार बता देता हूं भाई, हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है 27 तारीख को शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के जुड़ जाओ, केवल 31,000 में मिल जाएगा। 2026 वाला है ये, 27 वाला लोगे तो मेरे ख्याल से 37,000 का है। याद रखिए, इसमें आपको जो है हम पहले केवल बेसिक पढ़ाएंगे ताकि विषय से आपकी फेमिलियरिटी हो जाए, मित्रता हो जाए, और उसके बाद जो है आपको हम एक विषय की जो तकनीकी डिटेल है वो समझाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो अच्छे से जुड़िए इस बैच से, अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए एजे लाइव कोड लगा के। और अगर आप जल्दी में एग्जाम देने वाले हैं, 2025 में ही देने वाले हैं, तो याद रखिए भाई 30 तारीख से हमारा आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है, लास्ट बैच है ये। एजे लाइव कोड लगा के 21,500 में आप जुड़ सकते हैं। 2025 के लिए वैसे भी अब थोड़ा लेट हो चुका है, तो इसके बाद और नया प्रतिज्ञा प्लस बैच नहीं आएगा 2025 के अटेम्प्ट के लिए। तो जो भी आपके लिए सूटेबल बैच हो उससे आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही आकार दे सकते हैं। इस लेक्चर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।